अब परिवारों में जॉइंट फैमिलीज या गांव तो रहे नहीं, जहां पर आजकल सबसे ज़्यादा कहानियाँ सर्दी के दिनों में सुनी और सुनाई जाती थी। जहां अलाव जलाया जाता था, गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते थे घेर के, कुछ खाने का भी होता था और फिर बड़े बुजुर्ग दादा दादी चाचा चाची कोई न कोई कहानी सुनाता शुरू करते थे और हम लोग वो कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और अपने चरित्र जब विकास करने का भी अवसर मिलता था उन कहानियों को सुन के। ये अवसर शायद हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए हैं। ये कमी इस संग्रह के माध्यम से भाई ब्रह्मदत्त जी ने पूरी की है। पहले हमारे जैसे आप जैसे शिक्षक थे तो वो किताब बताते थे बच्चे को, ये किताब पढ़ के आना, कोर्स तो हम आपका 15 दिन में पूरा करा देंगे, लेकिन हम जो बताते हैं वो करो। और वो एक किताब का नाम बताते थे कि ये किताब आप पढ़ के आना। अब आप बताते ही नहीं है किताब का नाम कि ये किताब आई है मार्केट में या नई किताब आई है, ये इसको पढ़ के आओ। इस पर हम चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। ये बहुत कम हो रहा है, शिक्षक किताब नहीं बताते। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था बीए में, मेरे टीचर ने कहा कि आशीर्वादम की किताब पढ़ो और चर्चा करेंगे उस पे ला। फिर उन्होंने कहा सेबाइन पढ़ के आओ और बच्चों ने सेबाइन ढूंढना शुरू कर दिया कि सेबाइन की किताब पढ़ेंगे, सेबाइन की किताब पढ़ने के बाद में गुरुजी चर्चा करेंगे। गुरुजी कोर्स नहीं पढ़ाते थे, कहते कोर्स तो बेटा 15 दिन में पूरा कर देंगे, तुम सेबाइन पढ़ के आओ, तुम आशीर्वादम पढ़ के आओ। अब बच्चे ने नाम नहीं सुना है कि आशीर्वादम की कोई किताब है। यानी कि जब हम शिक्षक हैं, हम बच्चे को जो पढ़ने की लत विकसित करना, पढ़ने की आदत विकसित करना, ये भी तो हमारा ही काम है। हम जब बच्चे को कहेंगे नहीं कि बेटा ये पढ़ के आओ, ये पढ़ो और किताब दिखनी चाहिए, कोई बात नहीं, 4 जने 3 जने मिल के किताब खरीद लो, 300 की है 200 की है, आप लोग चंदा करके खरीद लो, बहुत कुछ चंदा करके होता है। और बाद में अगर कोई झगड़ा हो तो लाइब्रेरी में गिफ्ट कर देना, ये भी कहते थे शिक्षक। अब इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। अगर नई किताबें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करोगे तो बच्चा खरीदेगा किताब, बच्चा खरीदेगा तो उसको लत पड़ेगी, उसको पढ़ेगा, उस पर उसका प्रेजेंटेशन कराइए। इस जमाने में ये जो मोबाइल में कुड़कुड़ 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 अंगूठे चलते, पहले कभी अंगूठे इतने नहीं चलते थे, अब तो ऐसे करते हैं कुड़कुड़ कुड़कुड़, रात दिन बैठे बैठे। उनकी आदत विकसित हो, कम से कम अब वो देखें कि उनकी आंखें जो इसके रेडिएशन में खराब हो रही हैं ये बच जाएंगी अगर बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। आज के जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके सूत्रधार ही कहेंगे लेखक ब्रह्मदत्त जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, भाई मदन मोहन जी, हमारे साथी अग्रवाल साहब और सभी विद्वज्जन जो इस सभागार की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं इस कॉलेज के प्रांगण में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि आपके चरण पड़े यहाँ पर और हम लोग बहुत गौरवान्वित हुए हैं आपके यहाँ आने से। दूसरी बात, मैं श्री ब्रह्मदत्त जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इतनी सुंदर परिचर्चा होस्ट कर सकें यहाँ पर। अगर ये अवसर आप नहीं देते सर तो यहाँ जो हमारे सभी साथी विद्वान उपस्थित हुए हैं इनके चरण इस प्रांगण में नहीं पड़ते। और तीसरी बात ये है कि आज व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मैंने बहुत सीखा है और इतनी देर से सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि मैं कई दिन से कह रहा था कि मैंने कहानियाँ पढ़ ली हैं, पर आज जो विभिन्न दृष्टिकोणों से उनकी व्याख्या और परिचर्चा की गई उससे हमें लगा कि हर व्यक्ति के पढ़ने का नज़रिया अलग होता है और उससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है।
अब परिवारों में जॉइंट फैमिलीज या गांव तो रहे नहीं, जहां पर आजकल सबसे ज़्यादा कहानियाँ सर्दी के दिनों में सुनी और सुनाई जाती थी। जहां अलाव जलाया जाता था, गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते थे घेर के, कुछ खाने का भी होता था, और फिर बड़े बुजुर्ग दादा दादी चाचा चाची कोई न कोई कहानी सुनाता शुरू करते थे। और हम लोग वो कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और अपने चरित्र विकास करने का भी अवसर मिलता था उन कहानियों को सुन के। यह अवसर शायद हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए हैं। ये कमी इस संग्रह के माध्यम से भाई ब्रह्मदत्त जी ने पूरी की है। और इसमें 2-3 कहानियाँ मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि वो मेरी कहानियाँ हैं। उनकी चर्चा मैं बाद में करना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा मैं उनके लिए। शुरुआत जो बर्थडे गिफ्ट है उससे करना चाहता हूँ। अभी नीचे बैठे थे तो भाई सोखी साहब ने कहा कि ये शिक्षकों की स्थिति बहुत ख़राब है। शिक्षा, मैं कुछ कहना चाहता था, मैंने आई रिजर्व माई सेल्फ, मैंने कहा कि मैं बाद में अपनी बात कहूँगा। हमारे यहाँ जो शासक की परिकल्पना है, जो लोग राजनीति शास्त्र पढ़े होंगे, प्लेटो ने कहा था कि फिलासफर किंग, और मैं जब पढ़ता था तो मैंने कहा कि प्लेटो ने तो शायद बाद में कहा होगा, हमारे यहाँ तो राजा था ही फिलासफर, जो बहुत पढ़ा लिखा होता था, बहुत ऊर्जावान, ज्ञानवान, बहादुर भी होता था। और अक्सर जो सतयुग, त्रेता या कलि, ये द्वापर के राजाओं की परिकल्पना कीजिए जो हमारे रामायण में, महाभारत में वर्णित हैं, वो सबके सब विद्वान राजा थे। और उन्होंने और सब जो कुछ किया होगा वो सब मिलता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। शिक्षा के लिए उनकी एक दृष्टि थी। डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा हमें नुकसान है वो ये है कि बड़े मुकद्दरों से हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अदरवाइज हमें सब, इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में कई लोगों ने कहा है कि लोकतंत्र मतलब भीड़ तंत्र होता है। और आज की स्थिति में ये होता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई अच्छा संभ्रांत आदमी राजनीति में जाना नहीं चाहता। कहते हैं कि ये दूसरे तरह से जो सक्रिय लोग हैं उनका फील्ड है, हम शायद बचें इससे। कई बार लोग ये भी ताना कसते हैं कि अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो आप सुधार होना चाहिए, या सुधार नहीं हो रहा, या भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी शिकायत कैसे कर पाएंगे। वो सारी दृष्टियां अपनी जगह पर हैं कि हमें क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जा पाएंगे भी कि नहीं जा पाएंगे। एक बिहार के फणीश्वर नाथ रेणु जी हुए, बहुत अच्छे लेखक। तो एक बार लोगों ने उनको इकट्ठा करके गए उनके पास और कहने लगे कि गुरुजी, आपको मोतिहारी से इलेक्शन लड़ना है। और उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो लिखने लिखाने वाले लोग हैं, हमारा काम नहीं है इलेक्शन लड़ना। अरे आप नहीं लड़ेंगे, मना करेंगे तो फिर जो दुर्व्यवस्था है, बिहार सब बर्बाद हो रहा है, तो कैसे आपको शिकायत ही करने का मिलता है। लिखने में तो शिकायत, महिला आंचल और ये सब कहते रहते हो। अरे उसको धोने का कुछ तो उपक्रम करिए, आइए भाई। वो उनको उन्हीं के तर्क जाल में फंसा के और ले आए। और बाद में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने खुद वो एक कहानी लिखी है, और वो कहानी नवनीत में छपी थी, क्योंकि नवनीत में मेरी भी कई कहानियाँ उस वक्त छपती थी। और मैंने वो कहानी पढ़ी तो मैं बहुत द्रवित हुआ। सर, वो जो उनका इलेक्शन ऑफिस बनाया गया था, वहाँ से अफीम और दूसरी तरह के स्मगलिंग की जा रही थी। और वो एक दिन यूं ही पहुँच गए वहाँ पर कि देखें भाई हमारे ये जो दफ्तर बना है वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, वो अफीम भरी हुई थी पूरा बोरा भर के। स्थिति ये है कि आज भले आदमी का इलेक्शन नहीं बचा, तो सर शिक्षा की नीति नियंता वो लोग हैं जो शिक्षा के गलियारे से नहीं गुजरे, शिक्षा की संवेदना वो नहीं जान सकते। वो तो ये सोचते हैं कि मेरा प्रतिफल इस चीज में है कि
सब लोग अनपढ़ बने रहे। और खास तौर से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो अनपढ़ों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो सक्रिय नहीं है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहने को तो उसमें बुद्धिजीवी जोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई बुद्धिजीवी स्वस्फूर्त होकर आंदोलन करने नहीं जाता, बहुत मुश्किल है। टीचर्स का आंदोलन कभी कभार होता है, जैसे जिसका जिक्र भाई ने अपनी बर्थडे गिफ्ट में किया है, और वो संवेदना बार बार जाहिर होती है। ऐसा लगता है कि मेरी अपनी कहानी है, ऐसा लगता है कि मेरा अपना परिवार है और उसमें इस तरह का कुछ हो रहा है। नीतियां कौन बनाएगा? लोगों के बारे में, लोगों के दुख दर्द के बारे में कौन होगा? मेरा एक भांजा है, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, वो डफर नहीं है, उसने पीएचडी कर ली है, उसने 2 बार नेट क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि ऐसा न लगे कि वो धुप्पल में नेट क्वालिफाई हो गया। एचपीएससी के 2 बार टेस्ट हुए हैं, दोनों बार 90% का स्कोर लेके, 90+% का स्कोर लेके उसने रिटन क्वालिफाई किया है। दोनों बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता और क्या चाहिए। स्थिति यह है कि आज योग्य का सिलेक्शन नहीं होता, अयोग्य सिलेक्शन पत्रक लेके आ जाता है। जिस समय मैंने अपने कॉलेज में लगभग अभी 6, 7, 8 सिलेक्शन किए हैं, कई सालों में मेरे आने के बाद जो सिलेक्शंस हुए हैं, जैसे अखबार में निकलता है आपके कॉलेज का विज्ञापन, इतना प्रेशर आना शुरू होता है। इतनी तरह के लोग जो कभी आपसे नमस्ते भी नहीं करते, वो भी आके और दरखास्तें करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसका हो जाए, उसका हो जाए, लाइक दैट। पर उससे विचलित हुए बिना, उससे प्रभावित हुए बिना एक योग्य व्यक्ति को स्थान मिले, उसके लिए कितनी आपके अंदर ऊर्जा रह जाती है, ये देखने की बात है। ये आपका टेस्ट है, और इस समाज में बड़ा मुश्किल है। जो मामचंद जी की कहानी है, बुढ़ापे का एक दिन, मेरे गांव में एक ताऊ जी थे, और वो ऐसे ही एक बार मैं गया और वो पकड़ के अपनी कहानी सुनाने लगे। और कहानी का सार ये है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो। अरे मैंने कहा कि आप वहाँ कहाँ जाना चाहेंगे, शहरी लाइफ है। नहीं नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा क्यों? कहते यहाँ कोई मेरा कहना ही नहीं सुनता। मैंने क्या कहना चाहते हो? उसके बेटे को मैंने बुलाया, मैंने कहा सुरेंद्र सुन, ये ताऊ जी क्या कह रहे हैं? कहते ये जो कह रहे हैं ये कभी नहीं हो सकता। हमने कहा क्या नहीं हो सकता? ये कहते हैं कि 1 बोरी शक्कर घोल के महीने भर सब ठेलुओं को पिलाते रहो। ठेलुए मतलब गैरों को पिलाते रहिए। जो कोई आता है बुला बुला के पानी पी लो, चाय पी लो, ये कर लो। फिर इन्होंने तो आवाज देनी है, सुरेंद्र चाय बना के लाओ, सुरेंद्र के यहाँ कोई टकसाल खुली हुई है। अब पुराने लोगों ने एक दूसरे की आवभगत करके अपनी जिंदगी काटी है। उनको समूह में बैठ के गप्पे लगाना अच्छा लगता है। कुछ यूं देखिए कि एग्रेरियन समाज था, और कृषि प्रधान समाज होने के नाते, क्योंकि ये एक सीजनल होता था कृषि का काम, तो बहुत सारा समय समाज के काम के लिए मिलता था व्यक्तियों को। अब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सर्विस सोसाइटी है, सर्विस सेक्टर वाली सोसाइटी है, इसमें आपके पास समय ही नहीं होता। तो समाज का काम होगा कब? समाज की सोच विकसित कब होगी? हर आदमी भागम भाग में लगा है। कल हम लोग अपने परिवार में चर्चा कर रहे थे कि क्या मतलब है, किसी को खाने का टाइम नहीं है। सवेरे कॉलेज में आना होता है तो बड़ी मुश्किल से एक फुल्का जाता है अंदर, भागो भागो 9 बज गए, अरे जल्दी से पहुंचना है। थोड़े दिन पहले तो बायोमेट्रिक लगती थी, आने से मतलब कितना प्रेशर होता था कि भाई 1 मिनट लेट ना हो जाए, बायोमेट्रिक लग जाएगी, निकल जाएगा। फिर जब जाओगे उसके बाद में आपके पास दूसरे साधन है, आप मतलब अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। जिंदगी तो कृषि कार्य में एंजॉय होती थी। आज भी हम महसूस करते हैं कि उस तरह का जीवन दोबारा जीने को मिल जाए, लेकिन नहीं होता। तो ऐसी कहानियां हैं कि जिनमें लगता है कि हम उतर गए हैं,
और हमारे अपने परिवेश की कहानियां हैं। पीठासीन अधिकारी और चतुर्भुज की बहुत बात हुई है। चतुर्भुज हमने तब पढ़ी थी जब लिखी गई थी, पीठासीन अधिकारी भी हमने तब पढ़ी थी जब अवार्ड मिला था उसको। बाकी कहानियां मेरे लिए नई थी और हमने देखा कि कितनी प्रगति हुई है लेखन में, कितनी तरह के मनोभाव, कितनी तरह की सामाजिक विडंबनाएं जिनको प्रतिबिंबित किया गया है। भाई ब्रह्मदत्त जी ने बड़ी निपुणता के साथ समाज की तमाम विद्रूपताओं को उबारा है। उसमें जो गिरफ्तारी वाली बात है, मतलब वास्तव में जब कुछ यहां होता है तो एक जैसे कहते ठीकरा फोड़ना, किसानों पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि दिल्ली में ये हो रहा है, और जो उसमें तर्क गढ़े गए हैं, भाई अगर पढ़ने का मन करता है बार बार पढ़ो वो तर्क कि ये तर्क बनवारी क्या दे रहा है। समझ में आने वाली बात है कि जो हमारे आसपास है वो अगर उस कहानी संग्रह में डाल दिया गया है तो पिछले 2-4-5 मिनट से ये चर्चा हुई है कि पढ़ते लोग नहीं हैं, और ये सच्चाई है। पहले हमारे जैसे आप जैसे शिक्षक थे तो वो किताब बताते थे बच्चे को, ये किताब पढ़ के आना। कोर्स तो हम आपका 15 दिन में पूरा करा देंगे, लेकिन हम जो बताते वो करो। और वो एक किताब का नाम बताते थे कि ये किताब आप पढ़ के आना। अब आप बताते ही नहीं है किताब का नाम कि ये किताब आई है मार्केट में या नई किताब आई है, ये इसको पढ़ के आओ। इस पर हम चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। ये बहुत कम हो रहा है, शिक्षक किताब नहीं बताते। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था बीए में, मेरे टीचर ने कहा कि आशीर्वादम की किताब पढ़ो और चर्चा करेंगे उस पे ला। फिर उन्होंने कहा सेबाइन पढ़ के आओ, और बच्चों ने सेबाइन ढूंढना शुरू कर दिया कि सेबाइन की किताब पढ़ेंगे। सेबाइन की किताब पढ़ने के बाद में गुरुजी चर्चा करेंगे। गुरुजी कोर्स नहीं पढ़ाते थे, कहते कोर्स तो बेटा 15 दिन में पूरा कर देंगे, तुम सेबाइन पढ़ के आओ, तुम आशीर्वादम पढ़ के आओ। अब बच्चे ने नाम नहीं सुना है कि आशीर्वादम की कोई किताब है। यानी कि जब हम शिक्षक हैं, हम बच्चे को जो पढ़ने की लत विकसित करना, पढ़ने की आदत विकसित करना, ये भी तो हमारा ही काम है। हम जब बच्चे को कहेंगे नहीं कि बेटा ये पढ़ के आओ, ये पढ़ो, और किताब दिखनी चाहिए, कोई बात नहीं, 4 जने 3 जने मिल के किताब खरीद लो, 300 की है 200 की है, आप लोग चंदा करके खरीद लो, बहुत कुछ चंदा करके होता है। और बाद में अगर कोई झगड़ा हो तो लाइब्रेरी में गिफ्ट कर देना, ये भी कहते थे शिक्षक। अब इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। अगर नई किताबें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करोगे तो बच्चा खरीदेगा किताब, बच्चा खरीदेगा तो उसको लत पड़ेगी, उसको पढ़ेगा, उस पर उसका प्रेजेंटेशन कराइए, उसका कई बच्चों का ग्रुप में प्रेजेंटेशन कराइए, उससे ये सब होगा। एक एक कहानियाँ दीजिए कि हम ये कोर्स में नहीं है लेकिन इंटरनल में हम यही पूछेंगे। 20 नंबर जो हमें देने हैं इंटरनल मार्क्स, उसमें हम इसको किताब को आप ये कहानी की समीक्षा करके लाइए, आप इस कहानी की समीक्षा करके लाइए, तब हम आपको देंगे। हम वो असाइनमेंट देखेंगे। असाइनमेंट में नई चीजें हम देते नहीं हैं। तो अगर इस तरह से हम कुछ करना शुरू करें कि कभी ब्रह्मदत्त जी की किताब, कभी बलदेव भारती जी की किताब, कभी कुछ हम देते रहें और बच्चे पढ़ते रहें उसको, तो देखिए कि उनको पढ़ने की चेष्टा डेवलप होगी, पढ़ने की इच्छा उनके अंदर जगेगी। और फिर इस जमाने में ये जो मोबाइल में कुड़कुड़ 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 अंगूठे चलते, पहले कभी अंगूठे इतने नहीं चलते थे, अब तो ऐसे करते हैं कुड़कुड़ कुड़कुड़, रात दिन बैठे बैठे उनकी आदत विकसित हो। कम से कम अब वो देखें कि उनकी आंखें जो इसके रेडिएशन में खराब हो रही हैं ये बच जाएंगी अगर बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। कंसंट्रेशन डेवलप होगा उसके साथ में, और भाषा विकसित होगी। अब तो भाषा का बिल्कुल ह्रास हो गया है, बच्चों में भाषा विकसित ही नहीं हो रही है। मैं सच में बताऊं कि मैं हरियाणवी सीखने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो कहानी कई बार पढ़ी स्वाहा कि जिसमें हरियाणवी में पात्र अपना कथन उपकथन करते हैं, और हमें लग रहा था कि शायद मुझे हरियाणवी बोलनी नहीं आती, इसको अगर मैं 2-3 दफ़े और पढ़ लूँ तो शायद मैं 2-4 सेंटेंस बोलना शुरू हो जाऊंगा। ये मेरे अंदर मेरी तरह का एक जो व्यक्तित्व है वो दूसरी तरफ उभार लेता है, प्रस्फुटित होता है। ये अगर हम बच्चे को भी दें
कि तुम पढ़ो इसको और इसकी व्याख्या करो, भाषाई दृष्टि से भी व्याख्या करो, कथानक की दृष्टि से भी व्याख्या करिए, विषय वस्तु के भी दृष्टि से व्याख्या करिए, उद्देश्य परकता की दृष्टि से भी व्याख्या करिए, तो बच्चा कम से कम जब आप कोर्स का कुछ देंगे तो वो गलती नहीं करेगा। लेकिन हम उसको इस तरह का व्यवहारिक काम दे के धीरे 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 उसके अंदर पढ़ने की जो आदत है उसको विकसित करें। और अगर ये विकसित करेंगे तो भाई ब्रह्मदत्त जी की भी किताब पढ़ी जाएगी और दूसरे लेखकों की भी किताबें पढ़ी जाएंगी। जैसे इन्होंने कहा कि अब कोई प्रोत्साहन नहीं है, लेखक के लिए यही प्रोत्साहन है कि उसकी पुस्तक कहीं दिख जाए उसके हाथ में। एक बार मैंने किताब लिखी थी यूथ के ऊपर, और जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में गया, इट वाज 92, और वहाँ उनके लाइब्रेरी के जो न्यू अराइवल्स में मेरी किताब लगी हुई थी, मुझे जितनी खुशी मेरी किताब टाटा इंस्टीट्यूट में बम्बई में देख के हुई न्यू अराइवल्स में, उतनी खुशी शायद दूसरी जगह नहीं हो सकती थी। तो जब कभी कोई लेखक अपनी किताब आपके हाथ में देखेगा, बस समझ लीजिए कि उसके दूसरा लेखक या दूसरी किताब लिखने की प्रेरणा उसका बीजांकुर हो जाएगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता है। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, जो लोग शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो अपने शिक्षा संस्थानों में, अपनी लाइब्रेरीज में पुस्तक खरीदवाएं, बच्चों को प्रेरित करें कि किताबें पढ़ें और उसी बहाने किताबें खरीदें, और बच्चों को काम दें। नई नई जो नया लेखन जो आ रहा है उस नए लेखन से संबंधित काम दें बच्चे को। मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहूँगा इसी बात को लेकर। मेरी बेटी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मदन मोहन साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने मृच्छकटिकम पढ़ी थी जब मैं संस्कृत भी एक सब्जेक्ट था मेरे पास बीए में, और मेरी बेटी ने इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होते हुए भी उसको मृच्छकटिकम पढ़ाई गई, उसको रघुवंशम पढ़ाई गई, उसको कादम्बरी बाणभट्ट की पढ़ाई गई, इंग्लिश अनुवाद ऑफ कोर्स, पंचतंत्र, और पंचतंत्र पर उसने जो असाइनमेंट उसको मिला था उसको लिखा, और वो रुटलेज में एक पुस्तक छप रही है उसके टीचर ने, उसमें छापी उसको। मतलब सीधी फन कि इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में, जो डीयू का कोर्स है, मैं दूसरे का नहीं जानता, वहाँ के कोर्स में जब मतलब इंडियन एंड एशियन क्लासिक्स और ऐसे करके है, वहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया जाता है, ये टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें शायद इस तरह की नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे को मृच्छकटिकम या रघुवंशम या अभिज्ञान शाकुंतलम ये पढ़ाया जाए और उसके बाद में उसके पेपर्स हैं बाकायदा। तो अगर ऐसा होने लगे तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। आज मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी ये अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब पढ़ के बैठी है, इस पर असाइनमेंट करके बैठी है। तो मैं इनको यही कह रहा था ब्रह्मदत्त जी को कि हमारे यहाँ तो शाम को आपकी जब से इन्होंने पुस्तक दी तब से एक तरह की छोटी मोटी संगोष्ठी होती है, क्योंकि हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से पढ़ते, मेरी पत्नी भी समाजशास्त्री, मेरी बेटी भी इस तरह से पढ़ रही है, तो हम तीनों जने मिलके चर्चा परिचर्चा करते हैं। और जो चतुर्भुज वाली कहानी है इसमें बहुत पहले हुई थी, सब लोग भूल गए थे, ये एक तरह से नई हो गई चर्चा कि लड़की क्यों विदा होती है। और आजकल मैं बताऊं समाज बदल रहा है, हम इतनी प्यार से अपनी बेटी को पाल रहे हैं, सच पूछो विदा करने का मन नहीं करता। मैं तो सोचता हूं कि एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो कहे कि विदा हो रही है मेरी बेटी। वो अगर किसी को लाए अपने घर तो शायद ये दूसरी तरह से सुखानुभूति होगी, लेकिन उसके लिए जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, इस तरह का एक सोशल पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा समाज में। ऐसा अगर काश हो सके, क्योंकि पहले बेटी इस तरह से पाली जाती थी, उसके साथ में मन का लगाव पेरेंट्स नहीं रखते थे, शुरू से ही उसको थोड़ा उपेक्षित सा रखते थे। मैंने नहीं कहता उपेक्षित रखते थे। वो क्यों रखते थे कि विदा करते समय मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि न हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ न हो, और इसलिए थोड़ा रो रो के कई गाने भी बने, पंजाबियों में भी बहुत अच्छे गाने खूब हैं, और वो विदा हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब बेटियों को जितने लाड़ से प्यारा पाला जाता है, बेटा शायद उससे कम लाड़ पाता है परिवार में। और इस दृष्टि से ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। आप कह रहे थे कि अप्रासंगिक हो जाए, मैं कह रहा हूं कि आप 20 साल आगे और दीजिए, एक जनरेशन 20 साल के बाद या 20 साल के अंतराल में आपको ऐसा लगेगा कि ये आ रहा है कि लड़के विदा हो रहे हैं और लड़की के घर आ रहे हैं।
शुरुआत तो अभी भी हो गई है, मैं भी ससुराल में ही रह रहा हूँ। और मेरी शादी 95 में हुई थी। तो मतलब शुरुआत हो गई है, शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। और आज पहले हम ससुराल पक्ष की जो समस्याएं थी उनको या उनका आवागमन को हम डिटरेंस मानते थे अपनी फैमिली लाइफ में। अभी भी बहुत बार होता, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली काउंसलिंग होती है और उसमें ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पेरेंटल हस्तक्षेप कई बार ज़्यादा ही हो जाता है। अगर वो जो एक गरिमामय लाइन है कि क्या हस्तक्षेप है और क्या प्यार का आवागमन है या सामाजिक आवागमन है, वो निश्चित हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। पहले लोग लड़की के यहाँ खाते नहीं थे, जाते नहीं थे, कहते थे बस विदा कर दिया तो विदा ही कर दिया। अब वो विदा ही नहीं, ही वहाँ से हट रहा है। विदा किया लेकिन कहते थे कोई विदा ही नहीं कर दिया, लठ लेके पहुँच जाते हैं जैसे उसको तकलीफ होती है। पहले कहते थे अब जो भी दुख सुख है तेरा ससुराल में ही है। अब नहीं, अब तो तमाम मुकदमे, तमाम फैसले, तमाम पंचायतें इसी बात के लिए हो रही हैं कि खबरदार मेरी लड़की को तकलीफ दी। तो इसका दूसरा पक्ष है कि हम समाज भी हमारा बदल रहा है, समाज भी बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। ऑफ कोर्स समाज का बदलाव या कोई भी बदलाव जब भी होता है तो वो शीघ्र नहीं होता, और जो बदलाव बहुत सडन हो जाता है वो टिकाऊ नहीं होता। तो समाज में बदलाव पीढ़ियों में चलता है। कुछ लोग 10 साल पहले से भी बदल रहे हैं, कुछ लोग 10 साल के अंतराल में बदल जाएंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक समतामूलक समाज, एक ऐसा समाज जहां पर जेंडर का कोई परिकल्पना नहीं होगी। अभी लॉकडाउन में बहुत सारी बातें हुई हैं, बट उसका एक फलसफा ये भी है कि आदमियों ने बर्तन धोना सीख लिया है, किचन में दाल या सब्जी बनाना सीख लिया है, कईयों ने आटा गूंदना सीख लिया है, और पता नहीं हाल में बैठे हुए कुछ लोगों ने ये सब सीखा कि नहीं सीखा। और अगर नहीं सीखा तो बहुत सारी केस स्टडीज इस पे आई हैं कि आदमियों ने घर में रहे तो पकवान बनाना, किचन का काम या पोछा झाड़ू का काम या वगैरह वगैरह ये सब करना शुरू किया, या थोड़ा बहुत सही या कभी शौक में ही सही। और जिन्होंने नहीं किया वो अगले बार अगले कोरोना का इंतजार करें क्योंकि ये समय आपको सिखा देता है। मैं समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं भाई ब्रह्मदत्त जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ये कहूँगा कि अपनी कलम की धार और भी प्रखर करते रहें इसी तरह से, और इसमें निरंतरता दें। अभी से 4 साल 4.5 साल लगे हैं, अगली पुस्तक आने में 3 साल या 2.5 साल का समय लगना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी गति पकड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कैरियर राइटर्स हों, ऐसे समाज के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। विदेश में जाते हैं, कहते क्या हो, वो कहते हैं मैं लेखक हूँ, और उनको करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलती है, और दे आर वेल ऑफ, बड़े अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हमारे देश से सलमान रुश्दी हो, अरुंधति राय हो, XYZ सब गए, विदेशों से पैसा आ रहा लेखन का, इंडिया में उनकी शायद कोई किताब का नाम भी नहीं जानता होगा। तो अगर हमारे देश में ऐसा माहौल बने कि लोग कैरियर लेखक बन सकें, तो ये शायद ऐसे इस तरह के नवोदित लेखकों की लिए बहुत अच्छी बात होगी, और हमारे समाज के लिए भी बहुत उपयोगी बात होगी। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों ने परिचर्चा में भाग लिया, इस सब के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।